Hello friends, good morning. So we have covered almost all of the brands. हमने अब तक सभी अपने जितने भी फोकस्ड एज वेल एज हमारे जो प्राइम फोकस जो ब्रांड थे वो सब हम कवर कर चुके हैं। उसके साथ साथ अब हम थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करते हैं कि और उसको बेहतर तरीके से हम अपने ब्रांड्स को जान पाएं। इसके लिए हमने कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम थोड़ा सा इसके जो साइंस है बिहाइंड दोज प्रोडक्ट वो भी हम बताना शुरू करें। और जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है हमारे डेली डेली हमारी वर्किंग के लिए, जो जो बैटल्स हमको लड़नी पड़ती हैं फील्ड में, तो उसके लिए हमको ये हमें जो समय मिला है इसमें हम उसका सदुपयोग करें और उस बैटल के लिए हम तैयार हो जाएं। तो आज मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाई है अपनी, वो हम मैंने जो बनाई है वो सेल बायोलॉजी के ऊपर बनाई है। सेल बायोलॉजी का मतलब है कि जो बेसिक यूनिट है हमारी, दैट मीन्स कोई भी लिविंग थिंग्स की अगर जब मैं बात करूं तो उसकी बेसिक यूनिट है सेल। एवरी लिविंग थिंग इज मेड अप ऑफ सेल, तो बेसिक यूनिट फंक्शनल यूनिट है सेल है। तो थोड़ा सा हम आज इसको टच करेंगे, बहुत ही ड्रामेटिकली डायग्राम की वजह का यूज करके मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई है ताकि आपको ये इंटरेस्टिंग भी लगे और समझ भी आए। तो शुरू करते हैं कि सेल बायोलॉजी में मैंने क्या क्या आपके लिए बनाया है। लेट्स सी, पहली बात करेंगे सेल। सेल क्या है? सेल एक लैटिन वर्ड से आया था जिसको शुरू में बोला गया था एक स्मॉल रूम की तरह ही है, जिसमें हमारा पूरा ही पूरा दुनिया उसी के अंदर है हमारी। कि अगर जो हम बात करें हमारे हेरिडिटी के बारे में जानना है या हमारी फोर फादर्स के बारे में जानना है, तो उसके अंदर अब हमारे को सब इंफॉर्मेशन मिल सकती है एक सेल से। उसके बाद फंक्शन एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने बोला कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में, उसकी फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट क्या है? एक सेल है। सेल से ही सब आगे शुरू होता है, चाहे वो एक बैक्टीरिया है या ह्यूमन बींग्स है या एनिमल्स हैं या प्लांट है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है पूरे वर्ल्ड में, वो सब क्या है? उनकी स्ट्रक्चर यूनिट क्या है? सेल है। अब बात करें मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कहती है। जो मॉडर्न सेल थ्योरी है वो कहती है सेल्स मेकअप ऑल द लिविंग मैटर्स। जैसे मैंने बोला कि कोई भी लिविंग मैटर है वो सेल से बना हुआ है। सेल मेकअप ऑल द लिविंग मैटर्स इन द वर्ल्ड। ऑल सेल अराइज फ्रॉम ईच अदर। ये अगर जो दो सेल बने हैं तो एक सेल से ही दूसरा सेल डेवलप होता है, चाहे वो बैक्टीरियल सेल है या ह्यूमन सेल है या कोई भी सेल है, वो सब एक दूसरे को ही डेवलप करते हैं। एक सेल बनेगा, फिर उससे दूसरा बनेगा, फिर तीसरा बनेगा, ऐसे करके एक टिश्यू बनता है जो फिर आगे जाके ऑर्गन बनेगा और फिर पूरी बॉडी बनती है। तो ऐसे ही एक सेल से दूसरा सेल बनता है। दूसरा है केमिकल रिएक्शंस ऑफ सेल लाइक एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। कोई भी तरह की केमिकल रिएक्शंस हैं वो सब कहाँ होती है? सेल के अंदर ही होती हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शंस हैं, कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म, वो सब रिएक्शंस कहाँ होंगी? सेल के अंदर ही होंगी, सेल के बाहर कुछ नहीं होगा। जो उसका सेल मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर काफी कुछ होता है, अभी हम डिटेल में देखेंगे उसको, तो वो वहीं पे सारी प्रोसेसेस हो रही हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कि हमारी लाइफ की फंडामेंटल यूनिट है। हमारी लाइफ के बारे में कुछ भी जानना है, किसी भी के बारे में, आजकल अगर जो मैं कोरोना की बात करूं, तो कोरोना का क्या हो रहा है कि उसके बारे में जानने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कोरोना का जो सेल है उसकी हम स्टडी कर रहे हैं कि इसका बिहेवियर कैसा रहता है, ये इसका सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, इसका रेप्लिकेशन कैसे होता है, वो सब हमें स्टडी कहाँ से पता लगता है? हम उसके जब सेल के बारे में पढ़ते हैं। उसकी दवाई की जो बात हो रही है वो ऐसी होगी कि कौन सी ऐसी दवाई दी जाए जिससे इसकी सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए या डीएनए रप्चर हो जाए, जो एंटीबायोटिक्स करते हैं जैसे भी। तो वो सब कब पता लगता है हमें? जब हम उसके सेल के बारे में स्टडी करते हैं। सो सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने फर्स्ट जो है सेल को डिस्कवर किया था 1665 में। ये उसका स्ट्रक्चर है सेल का।
जिसको अगर जो मैं थोड़ा सा डिटेल में देखूं तो इसमें वेरियस यू कैन से दैट कि काफ़ी अलग अलग कॉन्स्टेंट होते हैं जो कि इसको फंक्शनल बनाते हैं। उसके बाद अगर जो मैं बात करूं टाइप ऑफ सेल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स। तो प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं? जो बैक्टीरिया सेल होते हैं, जो बैक्टीरिया, जैसे ये मैंने इमेज में बनाया है, ये बैक्टीरिया सेल है, इनको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। और ये हो गया यूकैरियोट्स, जो कि ह्यूमन सेल हो गए, प्लांट सेल हो गए, फंगाई सेल हो गए, ये सेल को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल और इसको प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है? जनरली हमने देखा है बैक्टीरिया जो है, जो बैक्टीरिया सेल होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं, यूनिसेलुलर, कि दे आर मोस्ट ज्यादा प्रोकैरियोटिक है यूनिसेलुलर, सिंगल सेल के बने होते हैं। लेकिन जो जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी है वो दे आर मेड अप ऑफ मल्टी सेलुलर, तो मतलब बहुत सारे सेल्स मिलके हमें जो है यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस इज पुअरली डिफाइंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या है कि देखो, कोई न्यूक्लियस को प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया जाता क्योंकि उसकी कोई प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए उसको प्रॉपरली हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जैसे ये न्यूक्लियोइड है, ये देखिए, इसी के अंदर क्या है कि इसकी कोई प्रॉपर लाइनिंग नहीं है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में या उसके जो उसमें साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहा है, बट इसकी कोई आउटर बाउंड्री या कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है यूकैरियोटिक सेल में। सेल वॉल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रॉपरली एक न्यूक्लियस छोटा सा अंदर होता है जो कि पूरी जो है उसको मेंटेन करता है सेल को। उसके बाद न्यूक्लियोलस जो है एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस होता है जो न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग होती है और उसको प्रोटेक्ट भी करती है। सेल ऑर्गेनेल सच एज प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज आर एब्सेंट। यहाँ पे ये सब प्रेजेंट होता है, जो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर द प्रोकैरियोटिक सेल। तो मैंने जैसे बताया कि बैक्टीरिया हो गया या ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, वो सब क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। और प्लांट सेल हो गए, ह्यूमन सेल हो गए, वो सब यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। तो ये मेजरली दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक तो होते हैं प्रोकैरियोटिक्स और दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक्स। तो जो हम बने हुए हैं वो यूकैरियोटिक्स से हैं, जैसे प्लांट बने हुए हैं, एनिमल्स बने हुए हैं, ह्यूमन बींग्स बने हुए हैं। उसके बाद फंगाई जो बने हुए हैं, ये सब होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। और बैक्टीरिया हो गए, एल्गी हो गई, जो यूनिसेलुलर्स होते हैं जनरली, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। उसके बाद अगर जो मैं बात करूँ, क्योंकि हम यूकैरियोटिक्स में हैं, हमारा ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, तो ये उसका स्ट्रक्चर है। इसमें देखो, मैंने बहुत अच्छे से इमेज में दिख रहा है कि ये एक बड़ा सा न्यूक्लियस दिखाया गया है। इसके जो मेन कॉन्स्टेंट है उसकी मैं बात करूंगा। न्यूक्लियस हो गया, उसके बाद ये साइटोप्लाज्म क्या है? ये लिक्विड है, साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर ये सब जो है हमारे न्यूक्लियस हो गया या जितने भी कांस्टेंट हैं वो प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म हो गया, उसके बाद राइबोसोम्स हो गया, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है। उसके बाद गोल्गी एपरेटस होता है, ऐसे लाइनिंग सी बनी होती है, ये बॉडी सेल के साइटोप्लाज्म में ही होता है ये भी। और ये हो गया एक माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये दो तीन चीजें होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं सेल के लिए, टू सर्वाइवल ऑफ द सेल। तो ये न्यूक्लियस हो गया जिसमें डीएनए होता है हमारे हेरिडिटी के या किसी के भी बारे में जानने के लिए। तो पहले बात करूं मैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो मैंने ये दिखाया है, ये जो दिखाया इलोंगेटेड सा माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है? इलोंगेटेड रोड शेप का होता है, ऐसे ही दिख रहा है। उसके बाद पावर हाउस ऑफ द सेल है, मतलब हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, एक एक सेल मिलके पूरी बॉडी को बनाते हैं, लेकिन उनको चलाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। हमने मैं जब वो पढ़ाता हूँ, क्या कहते हैं आपका, वीटा लाइफ फूड पढ़ाता हूँ, तो कोएंजाइम Q10 पढ़ाता हूँ, तो उसमें बताता हूँ कि एनर्जी जो है माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है और वहाँ पे कोएंजाइम Q10 की प्रेजेंस में एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। तो ये यहाँ पे जो है हमारे सेल की जो है पावर हाउस ऑफ सेल है, दैट मीन्स एनर्जी है जो सेल को, वो कौन प्रोवाइड करा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये कितने हो सकते हैं? एक सेल के अंदर 100 हो सकते हैं और 1000 से 1000 तक जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी ऑफ द सेल।
क्योंकि हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के सेल होते हैं, वो भी अभी हम देखेंगे। तो हर एक सेल का अलग अलग फंक्शन रहता है, तो उसके हिसाब से कहीं में कई सेल्स में ये 100 नंबर में होते हैं, कहीं में 1000 भी होते हैं। लेकिन इसका मेन काम क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, कि सेल को जो एनर्जी देनी है और जो प्रोडक्शन करना है एनर्जी का, वो कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। सिर्फ इतना सा आपको समझना चाहिए। उसके बाद इसमें मैंने बताया था कि राइबोसोम्स होते हैं, जैसे ये मैंने दिखाया था यहाँ पे, राइबोसोम्स गोले गोले से जो थे, ये राइबोसोम्स है। अभी हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, अब हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स। राइबोसोम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन फैक्ट्री है। वो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, वो पावर हाउस है, वो एनर्जी देगा। और जो राइबोसोम है वो प्रोटीन फैक्ट्री है, मतलब हमारे जो प्रोटीन की प्रोडक्ट, मैंने हमेशा मैं बोलता हूँ कि सेल्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, दैट मीन्स प्रोटीन के बने होते हैं। तो वहाँ वो कैसे क्यों बनते हैं, क्योंकि राइबोसोम जो है सेल के अंदर होता है, जो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। और इसमें आरएनए भी इसी में होता है, हाई कंटेंट ऑफ आरएनए, दे आर प्रेजेंट फ्री इन साइटोप्लाज्म, और फ्रीली ये साइटोप्लाज्म में मूव करते हैं। जैसे ये दिख रहा है, ये साइटोप्लाज्म है, और ये देखो ये फ्रीली यहाँ पे मूव कर रहा है, मतलब इसका कोई स्पेसिफिक कहीं जो है लोकेशन नहीं होती, कहीं भी ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये हमारे बॉडी में, हमारे सेल के अंदर प्रोटीन्स की सिंथेसिस करेगा। क्लियर। उसके बाद अगर जो मैं बात करूं गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 3 to 20 टीनिया स्मॉल फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स लाइक, ये देखो मैं इसमें जो है फ्लैटेंड सैक बने होते हैं, प्रोमिनेंट इन सेल दैट सिक्रीट प्रोटीन। अब क्या हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी बनाई, राइबोसोम्स ने प्रोटीन बनाया, सिंथेसिस करा। अब इसका काम क्या होता है, सॉर्टिंग यूनिट, इट इज अ सॉर्टिंग यूनिट, मतलब मॉडिफाई सॉर्ट पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। क्या करेगा, ये डिफरेंट टाइप के जो हमारे मॉडिफिकेशंस करनी है, या सॉर्ट करना है, पैकेजिंग करनी है, और ट्रांसपोर्ट करना है प्रोटीन को बॉडी के अंदर। तो ये इसका जो है काम रहता है। सेल सेल में, सेल टू सेल ये जो है प्रोटीन्स की जो है ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स का काम होता है। तो ये तीन जो चार जो है मेन कॉन्स्टेंट है हमारे सेल के। उसके बाद अगर जो मैं बात करूं ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप के सेल होते हैं, पहला अगर जो मैं बात करूं स्टेम सेल। स्टेम सेल एक ऐसा सेल होता है हमारे बॉडी में जो कोई भी सेल को जनरेट कर सकता है। जैसे वो बोन सेल कोई बना सकता है, ब्लड सेल कोई बना सकता है, पैनक्रियाटिक सेल्स कोई बना सकता है, सेक्स सेल्स कोई बना सकता है, फैट सेल्स कोई, मतलब स्टेम सेल कैन बी मेक ऑल ऑफ द अदर सेल्स, वो उससे किसी भी सेल को जनरेट किया जा सकता है। तभी आपने सुना होगा आजकल जो काफ़ी एड्स भी आती हैं कि लोग अपने बच्चों के स्टेम सेल को प्रोक्योर करते हैं, कि वो इसलिए होता है कि जब उनको मान लीजिए इन फ्यूचर कोई भी ऐसी डिजीज़ हो जाती है जो कि बहुत ही मुश्किल है, क्योरेबल है, तो लोग क्या करते हैं, उस स्टेम सेल्स की हेल्प से उसको रीजनरेट कर सकते हैं। तो स्टेम सेल्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड। तो लोग आजकल क्या करते हैं, जब भी नया बच्चा किसी का पैदा होता है तो उसके स्टेम सेल को प्रोक्योर कर देते हैं स्टेम सेल बैंक में। तो उससे क्या होता है कि फ्यूचर में कभी भी अगर उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो वो उसको यूज करके उसको बेबी को या उस पर्सन को क्योर कर सकते हैं। तो स्टेम सेल्स वो होते हैं। बोन सेल्स हमारे जो बोन्स में सेल्स होते हैं। ब्लड सेल हमें पता ही है, WBC RBC ये सब हमारे ब्लड सेल हैं। उसके बाद मसल सेल जिससे हमारी मसल्स बनी होती हैं, काफ़ी रिजिड होते हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके बाद फैट सेल्स होते हैं जिसमें हमारा जो है फैट एक्यूमुलेट होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो उनको बोलते हैं फैट सेल्स। उसके बाद स्किन सेल जिससे हमारी स्किन बनी होती है। नर्व सेल्स हमारे ब्रेन के सेल्स जो होते हैं उनको नर्व सेल्स बोलते हैं। एंडोथीलियल सेल्स होते हैं जो हमारी ब्लड वेसल्स बनी हुई हैं, जिनकी जो हमारी नर्व्स हैं जिसमें ब्लड फ्लो करता है, वो किसकी बनी होती है, एंडोथीलियल सेल्स की बनी होती है। सेक्स सेल्स हो गए, जैसे कि स्पर्म हो गया या एग हो गया, ये सब हो गए सेक्स सेल्स हो गए। पैनक्रियाटिक सेल्स जो हमारे पैनक्रियाज में होते हैं, जो भी वेरियस
पैनक्रियाटिक जूसेस या इंसुलिन वगैरह रिलीज करते हैं, वो पैनक्रियाटिक सेल्स हो गए। उसके बाद आता है कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स क्या होते हैं कि जो है अब एबनॉर्मली जो है अपने आप को डिवाइड कर देते हैं। नॉर्मल सेल की अगर जो मैं कंपैरिजन करूं उससे कैंसर सेल से और नॉर्मल सेल से, कि जो कैंसर सेल हैं वो एबनॉर्मली ग्रो करते रहते हैं और ट्यूमर की फॉर्मेशन ले लेते हैं, लेकिन नॉर्मल सेल ऐसे नहीं करते हैं। वो टेक द सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन एंड from the adjoining tissue, then they will divide into the various other types of cells। तो ऐसे जो है these are the various cells in the body। तो ये जो मेजर की जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये इतने टाइप के हमारे बॉडी के सेल होते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ क्या है, कैसे होती है। मैंने आपको जैसे बताया कि पहले एक सेल बनता है, सेल दोनों सेल से फिर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा सेल का और टिश्यू बन जाएगा। टिश्यू में मल्टीप्लाई होके क्या बनाएगा, एक ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन्स जो हैं सब, जब सारी ऑर्गन्स बन जाएंगी तो ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा पूरा, और ऑर्गन सिस्टम से फिर क्या बनेगी, हमारी पूरी बॉडी डेवलप हो जाएगी। तो एक सेल से पूरी बॉडी डेवलप होती है इस वे में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो सेल है वो खुद करते हैं, और ऐसे फिर टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, बॉडी बन जाती है। तो इन दिस वे दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ह्यूमन बॉडी सिस्टम। अब हमने यहाँ पे देखा कि हमारे जो है ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, फिर बॉडी बन जाती है। तो अब हम इसको थोड़ा सा देखेंगे कि कितने टाइप के हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम होते हैं। तो अगर जो मैं बात करूं यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी जो हमारे रेस्पिरेशन से, दैट मीन्स ब्रीथिंग ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट, जो हमारा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको बोलते हैं, रेस्पिरेशन से जो है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम हमारा कंपाइल्ड ऑफ वेरियस रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, जैसे कि किडनी हो गई, यूरेटर्स हो गए, यूरेथ्रा हो गया। तो ये सब जो है यूरिनरी सिस्टम में आते हैं, और ये जनरली यूज किया जाते हैं हमारे बॉडी से वेस्ट को रिमूव आउट करने के लिए। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जिसमें हमारा जो है वेरियस यू कैन से दैट ऑर्गन्स यूज होते हैं, जैसे कि हमारा पीनस है मेल्स में और फीमेल्स में। तो दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन। उसके बाद आता है इंटीग्यूमेट्री सिस्टम। दिस सिस्टम इज रिलेटेड टू द स्किन। स्किन हो गया, हेयर हो गया, नेल्स हो गए, ये जब सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं तो उस सिस्टम को बोलते हैं इंटीग्यूमेट्री सिस्टम। स्केलेटन, हमारे बोन से रिलेटेड जो हमारा पूरा सिस्टम है उसको बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम होता है जो हमारे मसल से रिलेटेड है, जो भी हम वेरियस टाइप की मसल्स हम बता रहे थे अभी कि मस्कुलर सिस्टम होता है। फिर मसल्स में भी वेरियस टाइप की मसल्स होती हैं, तो वो सब किसके अंडर आता है, मस्कुलर सिस्टम के। उसके बाद आता है नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन और ब्रेन से रिलेटेड जो नर्व्स हैं उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। उसके बाद सर्कुलेटरी हो गया, हमारा ब्लड और ब्लड से रिलेटेड जितना भी हमारे वेन्स हैं, हार्ट है, वो सब किस में आता है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में। उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम होता है जो हमारे ग्लैंड से रिलेटेड है, जितने भी वेरियस हमारी ग्लैंड्स हैं वो उन सब की स्टडी अगर जो हम करते हैं तो वो किस सिस्टम में करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में। उसके बाद आता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम भी एक पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, जिसमें हम लिम्फ वेसल्स और इम्यून सेल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा डाइजेशन से रिलेटेड है, जो भी हम फूड खाते हैं उसका डाइजेशन से रिलेटेड जो भी स्टडी हम करते हैं वो कब किस सिस्टम के अंदर करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। सो थैंक यू सो मच। ये अभी थोड़ा सा बेसिक था सेल के बारे में कि सेल होता क्या है, उसमें क्या क्या है। उसके बाद सेल से हमारी बॉडी कैसे डेवलप होती है, फिर उसके बाद हमारे जो ऑर्गन्स बनते हैं तो उसमें कितने टाइप के ऑर्गन्स होते हैं। तो ऐसे ही हम आपको अब एक एक करके ऑर्गन्स के साथ
ऑर्गन सिस्टम के साथ फिर हम अपने ब्रांड्स को भी कोरिलेट करेंगे कि अगर जो मैं बात करूं कि डाइजेशन की मैं बात करूं तो हमारा डाइजेस्ट है, तो डाइजेशन में सिस्टम में हमारा ब्रांड कैसे फिट हो रहा है, तो वो सब भी हम धीरे धीरे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो होप आपको ये जो इंफॉर्मेशन है आपके लिए काम आएगी आपको, और आशा करता हूँ कि आप इन सब जो इंफॉर्मेशंस को हैं अच्छे से याद करेंगे, ताकि आपको ये लॉन्ग टर्म तक रहे आपके दिमाग में, और आप इसको फील्ड में यूज़ करें। इसीलिए हम ये सब इतनी जो है बना रहे हैं ट्यूटोरियल्स। सो थैंक यू सो मच।